हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझने से पहले हमें एक शब्द और समझना है जिसका नाम है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में क्या फर्क है, तो आपको ये बताना होगा कि जब हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, अभी जो हम करते आए हैं बात, वो ये है कि भाई वन कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय वन जीन। इसके ट्रेट दो हो सकते हैं, जैसे हमने पी प्लांट में बात करी हाइट के लिए, तो हमने टॉलनेस का जीन यहाँ का पर कैपिटल टी पढ़ा हाइट के लिए, ये एक ही जीन है। इसका दूसरा ट्रेट था हाइट में ड्वार्फनेस के लिए, जो कि स्मॉल टी था। इसका मतलब जीन एक है, उसके दो ये आपको डिफरेंट फॉर्म मिलते हैं जिनको आप एलील्स बोलते हैं। ऐसे ही हमने बात करी है अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि हम सीड की शेप को लेकर पढ़ रहे थे, कैपिटल आर राउंड और रिंकल, है ना। साथ ही साथ हम पढ़ रहे थे किसको लेकर, हाँ सीड के कलर को लेकर, है ना, येलो और ग्रीन हमने पढ़ा था। तो वही आपको समझना है, इसे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जब एक कैरेक्टर रेगुलेट होता है किससे, एक जीन से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि भाई वन कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय मोर देन टू जीन्स। दो या दो से ज्यादा जीन से क्या हो रहा है, हाँ रेगुलेटेड हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं कि भाई ये रेगुलेट हो रहा है मल्टीपल जीन से। सिंपल सी बात है, ऐसे समझ लो आप, मल्टीपल जीन यहां रेगुलेट करते हैं। मैं यहां दो मोर देन टू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब डाई हाइब्रिड क्रॉस तक तो हम इसको पढ़ के आए थे, है ना, उसी हिसाब से हम इसको देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आप बताइए कि भाई जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो मैं कहूंगा कि भाई आप बात करिए यहां ह्यूमन हाइट की, ठीक है। ह्यूमन हाइट जो होती है, तो आप बताएंगे कि रेगुलेटेड बाय 5 जीन्स, ठीक है। अब ह्यूमन जो है बच्चे, वो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब हर करेक्टर, हर जीन आपको यहाँ पेयर में पढ़ना होगा। तो आप बताइए कि अगर आप यहाँ हाइट में एक टॉल ह्यूमन की बात करते हैं, तो उसका जीनोटाइप आप लिखेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल ई। मतलब जीन टोटल 10 है, लेकिन आपको जीन टोटल 5 रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको लिखने 10 है। बच्चा कहता है 5 जीन के 10 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ह्यूमंस में आप बताओ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो ऐसे ही प्रेजेंट होगा, सही है। अब बात आती है कि भाई कोई भी ह्यूमन टॉल कैसे आता है, या यहां पर ये जो 5 जीन रेगुलेट करते हैं तो ये कैसे हाइट को रेगुलेट करेंगे। तो आप बताएंगे कि भाई करेक्टर, एनसीईआरटी की लैंग्वेज देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। आपको यह समझना होगा कि यहां जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन होंगे उतना ज्यादा करेक्टर की फ्रीक्वेंसी आएगी। ये ह्यूमन सबसे ज्यादा लंबा होगा, ये ह्यूमन सबसे ज्यादा लंबा होगा, सही है बात। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर ये ह्यूमन सबसे ज्यादा लंबा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी करेक्टर की टॉलनेस की, वो सबसे ज्यादा आएगी। अब आप दूसरी तरफ सोच के देखो कि अगर मैं यहां पर बच्चे एक जीनोटाइप लिख के दूं आपको, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल ई। अब बताओ क्या ये ह्यूमन ऐसा करेक्टर डेवलप कर सकता है, आप बताइए। नहीं डेवलप कर सकता, नहीं डेवलप कर सकता। इसका मतलब इसकी हाइट सबसे कम आएगी। ह्यूमंस में सबसे कम हाइट इन जीनोटाइप की होती है, सबसे ज्यादा हाइट इस जीनोटाइप की होती है, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप पे, डोमिनेंट जीन पे। अब आप सोच के देखो, अगर मैं यहां करूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई और स्मॉल ई, एक जीन कैसा कर दिया है मैंने, रिसेसिव, और बाकी 9 कैसे रखे, डोमिनेंट। इससे हाइट थोड़ी सी कम आएगी।
वहीं मैं कर दूं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। मैंने 2 रिसेसिव कर दिए, है ना। इसका मतलब आपके पास 8 डोमिनेंट है, तो थोड़ी हाइट और कम हो जाएगी। फिर आप लिखो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। हाइट थोड़ी सी और कम हो जाएगी। वहीं आप लिखो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। हाइट और कम हो जाएगी। और यहां अगर लिखूं मैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, तो हाइट और कम हो जाएगी। बच्चा कह रहा है कि सर आपने ये जो ऐसे लिखा जीनोटाइप, क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते थे कि कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल, जो ये आप ऐसे लिख रहे हो, इसमें से मैं ए वाले को एक को स्मॉल करके बाकी सारे डोमिनेंट रखा। आप बताइए, डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझना यहां पर सिर्फ इतना ही है कि डोमिनेंट कैरेक्टर, बोलिए ऐसा कि डोमिनेंट जीन जितने ज्यादा होंगे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा आएगी। जितने नंबर कम हो जाएंगे डोमिनेंट जीन के, आप इसमें से कोई भी जीनोटाइप बदल दीजिए, लेकिन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन अगर 5 है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन अगर 7 है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन अगर 8 है, तो वो कैरेक्टर वैसी ही फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो आप बताएंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब एक कैरेक्टर एक से ज्यादा, हाँ, डोमिनेंट जीन से रेगुलेट होता है। और इसमें आपको बताना है कि कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डोमिनेंट जीन पर डिपेंड करती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फिर मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल पर आऊंगा। जैसे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट की हाइट पर। हमने कहा कैपिटल टी टॉल प्लांट होता है, बिल्कुल। कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल प्लांट होता है, बिल्कुल होता है। दोनों प्लांट टॉल होते हैं। और स्मॉल टी प्लांट जो है बच्चे वो कैसा है, ड्वार्फ। सही है। अब आप बताइए कैपिटल टी टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल, अगर इसकी हाइट मैं बोलूंगा कि 4 फीट है, तो बताइए इसकी हाइट भी 4 फीट ही आएगी। कैरेक्टर में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। मतलब कैपिटल टी अगर होमोजाइगस कंडीशन में तो भी उतना ही फ्रीक्वेंटली शो हो रहा है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो भी उतना ही फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन आप ह्यूमन हाइट की बात करके देखो तो आप बताओगे कि ये ह्यूमन सबसे ज्यादा लंबा होगा। मान लेता हूं मैं इसकी हाइट बोलता हूं 7 फीट, एक एग्जांपल लेके। सही है। तो अब आप यहां क्या करोगे, ए बी बी सी सी डी डी ई और स्मॉल ई। तो एक जीन ऐसा कर दोगे तो आप बताओ कि ये हाइट थोड़ी सी इससे कम हो जाएगी। ऐसे ही एक दूसरा जीनोटाइप आप ले सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई, कैपिटल ई। यहां देखो एक रिसेसिव, यहां भी एक रिसेसिव, तो इन दोनों की हाइट सेम ही आनी है। मतलब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन पे बात डिपेंड करेगी आपकी। यहां डोमिनेंट जीन आप बताइए 9 है लगातार, यहां भी डोमिनेंट जीन 9 है, तो हाइट का जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो सेम आएगी। डोमिनेंट जीन कौन सा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये ध्यान रखना आप। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीनोटाइप हमें केवल एक ही मिलेगा, और ये वाला जीनोटाइप भी हमें केवल एक ही मिलेगा। सही है। अगर आप इसकी हेटेरोजाइगस कंडीशन बनाओगे बीच में बिल्कुल सेंट्रलाइज, तो वो बनेगी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और कैपिटल ई और स्मॉल ई। 1 2 3 4 और 5 हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है इसमें, 5 हेटेरोजाइगस कंडीशन। सही है बात। अगर आप इसके जीनोटाइप बनाना चाहेंगे तो 3 की पावर n करते हैं हम, तो 3 की पावर n करने का मतलब हो गया 3 की पावर 5 करके आप बनाओगे इसको। और 3 की पावर 5 करके जब इसको बनाओगे आप, तो आप बताओगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप आएंगे इसके। और 4 की पावर n कर दोगे तो नंबर ऑफ जाइगोट बन जाएंगे आपके पास। लेकिन एनसीईआरटी में ये डायग्राम, मतलब ये इतना डिटेल में है नहीं, तो हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। बस आप याद रखना, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन जितने ज्यादा होंगे बच्चे, हाँ, कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा आएगी। अब मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पर आता हूं। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब एक कैरेक्टर एक जीन रेगुलेट करता है,
और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक कैरेक्टर को मल्टीपल जीन रेगुलेट करते हैं। तो वन कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय मल्टीपल जीन्स इज नोन एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब मैं आता हूं बच्चे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पर। एनसीईआरटी हमें एग्जाम्पल दे रही है बच्चे ह्यूमन स्किन कलर रेगुलेटेड बाय 3 जीन्स। सही है। तो आप बताओ कि भाई ब्लैक कलर हमारे अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर हम मानते हैं। जैसे आप लिखो कि भाई डार्क ब्लैक, इसे आप निग्रो भी बोलते हैं ना, वो कलर। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये वाला। और एक आप बताओगे वाइट कलर, मतलब गोरा आदमी जिसको बोलते हैं हम, उसमें बोलेंगे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। सही है। अब आप बताओ कि अगर इनमें हम क्रॉस करवाएं तो जो बनने वाली जनरेशन आएगी वो आएगी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। मतलब ये कलर जो आएगा बच्चे वो इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। कैसा आएगा? इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। ये बात आपको समझनी होगी, इंटरमीडिएट। अब आप बताओ कि भाई इंटरमीडिएट स्किन कलर जब हम बात करते हैं, इसे हम बताएंगे इंटरमीडिएट, एक तरह से ब्राउन सा कलर आता है, पूरा ब्लैक नहीं बोलेंगे इसको हम। और कभी आपको इसको म्यूलेटो कलर लिख के दिया जाए तो आप दुखी मत होइएगा। म्यूलेटो कलर मतलब यही होता है, ठीक है। म्यूलेटो कलर लिख के दिया जाए तो आप समझिएगा कि यही वाली कंडीशन आएगी, म्यूलेटो कलर। ठीक है। आप बताइए ये F1 जनरेशन आपके पास है। अगर आप इसकी F2 जनरेशन निकालोगे तो सबसे पहले तो इससे आप गैमेट्स देखो कितने टाइप के बनाओगे। तो बच्चा कहता है ऐसे गैमेट्स हम बनाएंगे 3 टाइप के। अब एक बात समझना, अगर आप इसमें क्रॉस करवाओगे ना तो पी प्लांट की तरह प्लीज इसमें सेल्फिंग मत बोलिएगा, है ना। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और क्रॉस हम कराते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। हमने पी प्लांट में यहाँ सेल्फिंग लिखी थी, बताइए यहाँ सेल्फिंग नहीं सिबमेटिंग होती है। सिबमेटिंग का मतलब होता है कि भाई मेल और फीमेल जो होते हैं ह्यूमंस में वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जीव अलग अलग है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो सेम में नहीं होगा ये, है ना। तो हम यहाँ क्या करवाएंगे? सिबमेटिंग करवाएंगे। सिबमेटिंग करवाएंगे तो आप बताएंगे इससे कितने टाइप के गैमेट्स और इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो आप बताते हैं कि इससे अगर हम गैमेट्स बनाएं तो वही वाला सीन है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इधर भी यही सीन है, कैपिटल बी कैपिटल सी, इधर भी कैपिटल सी और हाँ स्मॉल सी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आप बताते हैं 8 टाइप के गैमेट्स, 8 टाइप के गैमेट्स। सही है। अगर आप बताइए 8 टाइप के गैमेट्स आपके यहाँ पर इससे बन रहे हैं और 8 टाइप के गैमेट्स यहाँ से बन रहे हैं, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं। तो आप बताओ टोटल हमारे पास यहाँ 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएंगे, 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना। और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कैसे निकाले जाते हैं? 4 की पावर n करके। तो आप बताइए यहाँ n के नंबर 3 है, हेटेरोजाइगस का नंबर देख लो आप एक में, तो 1 2 3 है, तो आप बताएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जाएंगे टोटल 64 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हमारे पास। मतलब यहाँ 64 खानों का चेकर बोर्ड बनेगा, लेकिन पूरा चेकर बोर्ड बनाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, आप ऐसे समझिए कि भाई जब ये सिर्फ मैटिंग हम करवाएंगे मेल और फीमेल में, तो बताइएगा कि भाई कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, बताइए ऑल डोमिनेंट जीन वाला जीनोटाइप, और इसके बीच में लास्ट बोलेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, आप बताएंगे ऑल रिसेसिव जीन वाला।
इसका मतलब ये कलर तो स्किन का आएगा ब्लैक या निग्रो आप बोलेंगे, ये कलर जो आएगा वो स्किन का आएगा वाइट। अब आप बताइए कि लगातार डोमिनेंट जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, तो आप बताएंगे कि कलर की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी, कलर की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। तो टोटल 64 है। आप बताइए ये जीनोटाइप हमें केवल एक ही मिलने वाला है और ये जीनोटाइप भी हमें केवल एक ही मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सारे डोमिनेंट और सारे रिसेसिव वाला जीनोटाइप केवल आपको एक ही मिलना है, एक ही मिलना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप देखो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने, मैं यहां ऊपर लिखता हूं इसके, इस जगह पे डोमिनेंट जीन बोलो 6 और इधर कितने बोलो 0। तो नंबर देखो बीच में कैसे आएंगे, 5 4 3 2 1। ये नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है ही नहीं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, सिंपल बात। डोमिनेंट जीन इधर 6 है, डोमिनेंट जीन इधर 0 है, ये अपने पास कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये कॉम्बिनेशन 1, ये कॉम्बिनेशन 1। अब इसमें समझ लीजिए, ये देखो ये कॉम्बिनेशन कैसा था बोलो, ये पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन है, पेरेंट्स वाला। तो आप बताओ ये एक कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन हुआ बोलो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ। एनसीईआरटी के एग्जांपल से चल रहा हूं। ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ बोलो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब पेरेंटल केवल 2 ही मिलेंगे आपको, बाकी सब तो आपको बताने हैं इंटरमीडिएट आ रहे हैं, इंटरमीडिएट आ रहे हैं, सही है। इनमें आपको सिर्फ इतनी सी बात याद करनी है कि यहां अगर मैं बात करूंगा तो इसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ही मिलेंगे हमें, लेकिन अगर मैं 5 जीन वाले की बात करूंगा तो इसके ऑर्गेनिज्म मुझे मिलेंगे 6 बंदे। मतलब 64 बात कर रहा हूं मैं, 64 जाइगोटिक जो कॉम्बिनेशन है उनमें से 6 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ऐसे मिलने हैं, 15 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ऐसे मिल रहे हैं, 20 ऐसे मिल रहे हैं, 15 ऐसे मिल रहे हैं, 6 ऐसे मिल रहे हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। मतलब ये सारे के सारे यहां से लेकर यहां तक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। टोटल कितने आएंगे, 64। तो आप बताइए यहां वाला बंदा, ये डोमिनेंट जीन इसमें फुल 6 के 6 हैं, बोलो ये पूरा काला आएगा निग्रो, उससे थोड़ा गोरा आएगा जिसमें 5 डोमिनेंट जीन होंगे, उससे थोड़ा गोरा आएगा जिसमें 4 डोमिनेंट जीन होंगे, उससे थोड़ा गोरा आएगा जिसमें 3 डोमिनेंट जीन होंगे, उससे थोड़ा सा गोरा आएगा जिसमें 2 होंगे, उससे थोड़ा गोरा आएगा जिसमें 1 डोमिनेंट जीन होगा, और सबसे ज्यादा गोरे लोग होंगे बच्चे वो जिनमें डोमिनेंट जीन एक भी नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब आप बताइए कि ये जाइगोटिक कॉम्बिनेशन टोटल 64 है हमारे पास। तो आप देखो 1 और 6 7 और 15, ऐसे अगर आप जोड़ो इसको तो 15 और 15 30 और 20, बच्चा कहता है 50, 50 6 और 6 12, 50 और 12 62, 63 और 64, ये टोटल 64 आपके पास आ गए जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, है ना। इतनी बात आपको एक तो याद रखनी है कि टोटल 64 आएंगे और कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अगर एग्जामिनर चाहे तो हो सकता है, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी अभी नीट की बात कर रहा हूं, तो अगर आ जाए कभी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पूछ लें आपसे, तो वो भी आपके लिए थोड़ा आसान ही रहना चाहिए। आपको बताना है कि भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें। एक्स एक्सिस पे तो रखो बोलो डोमिनेंट जीन के नंबर, डोमिनेंट जीन के नंबर यहां बताओ 0 1 2 3 4 5 और 6 मैक्सिमम थे, सही है। और ये जो कंडीशन आ रही है 1 6 15 20 की आ रही है, 1 6 15 20, 1 6 15 20। अब बताओ 0 डोमिनेंट जीन वाले कितने, 0 डोमिनेंट जीन वाले बोलो 1, ये ग्राफ यहां तक गया आपका। फिर बताओ 1 डोमिनेंट जीन वाले कितने, बताओ 1 डोमिनेंट जीन वाले 6, ये देखो 1 डोमिनेंट जीन वाले कितने हो गए बच्चे 6, है ना। उसके बाद चलो 2 डोमिनेंट जीन वाले, 2 डोमिनेंट जीन वाले बोलो 15, ये ग्राफ आपका यहां तक गया। फिर बोलो 3 डोमिनेंट जीन वाले कितने, बोलो 3 डोमिनेंट जीन वाले 20। फिर बताओ 4 डोमिनेंट जीन वाले कितने, बोलो 4 डोमिनेंट जीन वाले 15। फिर बोलो 5 डोमिनेंट जीन वाले कितने, 5 डोमिनेंट जीन वाले बोलो 6, और 6 डोमिनेंट जीन वाले बताओ 1।
तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो बोलो पहले डोमिनेंट जीन्स जो है उनके नंबर बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से कैरेक्टर जो है बच्चे वो बढ़ता जा रहा है, और फिर उसके बाद ये कैरेक्टर यूं आ गया, यूं मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो कम ज्यादा हो रहे हैं। तो इधर तो ले लिया डोमिनेंट जीन, इधर ले लिया हमने वाई एक्सिस पे जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कि कौन कौन से जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, कितने कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन इस कैरेक्टर को लेके आएंगे। तो आप बताओ, यहां डोमिनेंट जीन 0 है, यहां डोमिनेंट जीन 6 है, मतलब ये ब्लैक आदमी ये गोरा आदमी है। बीच का देखोगे तो ग्राफ आपको इसका मिलेगा बेल शेप्ड, ऐसा कोई आपको ग्राफ मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, बेल शेप्ड ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ये चाहे 2 जीन का हो, 3 जीन का हो, 4 जीन का हो, 5 जीन का हो, आपको इससे दुखी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डोमिनेंट जीन, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ने यहां पर एक शब्द यूज किया है एडिटिव, एडिटिव ये ध्यान रखिएगा। एडिटिव का मतलब यहां होता है बच्चे ऐड करना, मतलब जितना ज्यादा डोमिनेंट जीन को आप ऐड करते जाएंगे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे कैरेक्टर को मतलब अगले टॉपिक को देखें तो वो है हमारे पास प्लियोट्रोपी जीन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर है वो कौन सा है, बोलो प्लियोट्रोपी जीन। जितना मैंने बताया है बेटा ये आपको करना है। प्लियोट्रोपी से पहले एक अच्छी बात और मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल बात समझना मेरी, आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं भाई। इसको ऐसे समझना है कि अगर मैं ये कह दूं कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी, सी तक ही लेता हूं, ये आदमी ब्लैक कलर का आएगा निग्रो। और मैं कहूं कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, आप बताते हैं ये थोड़ा कम काला होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बताऊं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो आप कहते हैं कि ये मुलेटो है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना कि जीन्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या बोलेंगे हम, जीन्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप मतलब जो आपको दिखाई देता है, जैसे मैंने कहा कि 1, उसके बाद 6, फिर 15, फिर 20, फिर हमने पढ़े 15, फिर 6, फिर 1, यही पढ़ा ना। ये डोमिनेंट वाला था कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल और सी, स्मॉल ए स्मॉल ई स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी वाले पढ़े। तो ये सब फिनोटाइप्स हैं जो हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिनोटाइप्स ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, याद रखिएगा ये बात, फिनोटाइप्स ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। अब आप सोचो कि भाई आप जैसे मान लो इंडियन हो, आप ज्यादातर म्यूलेटो होते हो, सही है, लेकिन अगर आप लगातार कमरों में रखा जाए, आपको धूप में ना निकाला जाए, आप थोड़े गोरे होने लगते हैं, और अगर आप धूप में ही लगातार काम करें तो आप काले होते जाएंगे। इसका मतलब जीनोटाइप आप में कैसा है, उससे साथ में साथ आपको ये भी जरूरी है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी ध्यान रखिएगा। एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फिनोटाइप। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या एनवायरमेंटल जो बच्चे आपके पास इफेक्ट आता है इस पर, तो आप बताएंगे हाँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो फिनोटाइप होता है वो एनवायरनमेंट से भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे आप स्किन कलर को भी समझ सकते हैं, लगातार अगर आप धूप से दूर रहते हैं तो आप गोरे हो जाएंगे, लगातार अगर धूप में रहेंगे तो आप काले हो जाएंगे। एक तो ये बात। दूसरी बात, हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी का है वो है प्लियोट्रोपी। अब प्लियोट्रोपी क्या होता है, अभी तक तो पढ़ के आए हैं हम मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, वन कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय वन जीन। फिर हमने पढ़ा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वन कैरेक्टर रेगुलेटेड बाय मोर देन वन जीन, मतलब 2, 3, 4, 5 जीन से कंट्रोल हो रहा है। प्लियोट्रोपी का मतलब होता है, बोलो वन जीन, उल्टा कर दो, रेगुलेट द मोर देन वन कैरेक्टर। एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने लगे, एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने लगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, तो बताइए, उसे हम बोल देंगे प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक एनसीईआरटी में लाइन पढ़ाई थी मैंने, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस खत्म किया था, उसके बाद कहा था कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, कि डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट नहीं होता, याद करिए। तो बताएंगे कि हम इन पी प्लांट
हमने एक जीन पढ़ा था, जीन बी, अगर आपको याद हो। ये जीन बी जो था बच्चे, ये स्टार्च ग्रैनुअल्स का जो साइज था ना, उसके लिए काम कर रहा था। हमने कहा था कि भाई इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 3 जीनोटाइप मिलेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। हमने कहा था कि यहां पर हमें स्टार्च ग्रैनुअल्स लार्ज, यहां पर हमें स्टार्च ग्रैनुअल्स मीडियम और यहां पर स्टार्च ग्रैनुअल्स स्मॉल मिलते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये जो जीन बी है बच्चे, ये सीड के अंदर स्टार्च ग्रैनुअल के साइज के साथ साथ सीड की जो शेप होती है उसे भी रेगुलेट करता है। और आप याद करिए, सीड की शेप हम पढ़ चुके हैं, राउंड और रिंगल, सही है। इसके लिए अगर मैं जीनोटाइप बनाऊंगा तो वो भी मैं 3 यही बनाऊंगा, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। बच्चा कहता है आपने ये हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ाया था, और लेकिन वहां पर तो आपने कैपिटल आर लिया था राउंड को लेकर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मैं जीन को इसमें दिखाना चाह रहा हूं प्लियोट्रॉपी में। इसलिए बता रहा हूं कि जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर रेगुलेट करने लगता है तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसमें एक तो हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल हमें पी प्लांट वाला जो हम पहले पढ़ चुके हैं स्टार्च ग्रैनुअल्स को लेकर। अब आप सोचो कि यहां जो स्टार्च मतलब सीड का शेप आएगा बच्चे, वो राउंड आएगा। यहां जो सीड का शेप आएगा वो भी राउंड आएगा, वैसा का वैसा ही डोमिनेंट रहेगा ये कैपिटल बी। और यहां सीड का शेप रिंकल आएगा। लेकिन अब आप ये बताओ, क्या यहां पर जो ये जीन था उसने कैपिटल बी स्मॉल बी के केस में बीच का कोई रास्ता निकाला? बोलो नहीं निकाला। यहां डोमिनेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट हुआ एज इट इज। तो आपको ये समझना होगा कि भाई एक जीन जो है अगर वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, तो आप यहां देखो, यहां पर ये जीन अगर आप देखोगे तो अपने आप को डोमिनेंट जीन रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि मैं डोमिनेंट हूं। अगर मैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आऊंगा तो भी सीड का जो शेप है वो राउंड ही लाऊंगा। लेकिन यही जीन जब स्टार्च ग्रैनुअल्स के साइज के केस में आएगा तो कैपिटल बी तो पूरी तरह से कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां ये स्मॉल बी के साथ पूरी तरह से कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये एक कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं है, ये कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि कोई जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है तो किसी एक कैरेक्टर के लिए वो अगर डोमिनेंट है तो दूसरे के लिए भी वो डोमिनेंट हो, ये जरूरी नहीं होता है। ये कैरेक्टर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि कोई ये जो कैरेक्टर है बच्चे, ये कैरेक्टर अगर यहां रेगुलेट हो रहा है इस जीन से और ये कैरेक्टर भी रेगुलेट हो रहा है इस जीन से, तो आपको ये समझना होगा कि जो एक जीन जो डोमिनेंट की तरह एक कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है, वही जीन अगर किसी दूसरे कैरेक्टर को रेगुलेट करता है तो उसके लिए भी डोमिनेंस का ही काम करे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम बता सकते हैं कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वहां मैंने केवल इस वाले एग्जाम्पल से आपको बात समझाई थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के 2 एग्जाम्पल थे, एक तो स्नैपड्रैगन के फ्लावर कलर को लेकर था बच्चे, एक यहां पर ये मैं बता रहा हूं आपको। अब यहां एक चीज और सीख लीजिएगा, अगर मैं स्नैपड्रैगन के फ्लावर कलर की अगर आप बात करोगे तो आप बताओगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर ऐसे बताया। इसको बताया था हमने रेड, इसको हमने बताया था व्हाइट और इसको हमने बताया था पिंक। अगर आपको याद हो, स्नैपड्रैगन के लिए पढ़ा था हमने इसको, है ना। बच्चा कहता है सर ये जो फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो उधर, क्या ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की तरह नहीं दिख रही कुछ कुछ? मैं पूछता हूं कैसे? तो बच्चा कहता है सर आपने कहा था कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है इसमें डोमिनेंट जीन सारे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी में फ्रीक्वेंसी कम है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी में फ्रीक्वेंसी और भी कम है। तो मैं कहता हूं हाँ ये सही बात है। कहता है सर ये देखो इधर भी ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, एक 2 डोमिनेंट जीन रेड, एक डोमिनेंट जीन पिंक, इधर भी देखो 2 डोमिनेंट जीन तो लार्ज, एक डोमिनेंट जीन तो मीडियम। तो आप समझिए बच्चे, दिख तो वैसा ही कुछ रहा है लेकिन ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। ये आप बताइएगा, ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है बच्चे, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन्स का ज्यादा होना जरूरी है। यहां देखो एक करेक्टर एक जीन से ही रेगुलेट हो रहा है, इसका मतलब ये पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल नहीं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलूं, इसमें प्लियोट्रोपी के बारे में बात करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे के लिए बात करते हैं कि जीन जो होता है वो मेटाबॉलिक पाथवे को चलाता है, लेकिन वो मेटाबॉलिक पाथवे एक से ज्यादा काम कर रहा होगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप एक बात समझिएगा, एनसीईआरटी कह रही है कि होता क्या है, बोलो पी प्लांट भी मिटा दूं, मैं पी प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात प्लियोट्रोपी की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने फिनाइल कीटोन्यूरिया का एग्जांपल दिया, मैं पहले उसके लिए एक चीज आपको समझाऊं। बताइए, एक जीन है जो कि डीएनए होता है, इससे एमआरएनए बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगी, और ये प्रोटीन बोलो एंजाइम का काम करेगा, और ये किसी मेटाबॉलिक पाथवे को चलाएगा। ठीक है, अब आप बताइए ये मेटाबॉलिक पाथवे बोलो 4 मल्टीपल पर्पज ऑफ सेल हो सकता है। ये मेटाबॉलिक पाथवे किसी एक काम के लिए चले ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एनसीईआरटी कहती है कि इसमें एग्जांपल अगर हम लें तो एनसीईआरटी ने हमें बताया है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है कि ये ह्यूमंस में होने वाला एक डिजीज है और ये बाय बर्थ होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप आगे चल के फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिनाइल कीटोन्यूरिया मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं पहले क्लियर करूं, आगे मेरे को डिटेल इनकी करनी है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भाई फिनाइल कीटोन्यूरिया में जब हम जेनेटिक कोड वाली टेबल पढ़ते हैं तो फिनाइल एलेनिन जो अमाइनो एसिड होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करके आगे काम करवाना होता है, तो वो कन्वर्ट हो नहीं पाता, ये एंजाइम वो काम कर रहा होता है, तो ये एंजाइम वहां बन नहीं पाता या काम नहीं कर पाता। सही है बात, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आ गई तो अब क्या होगा, तो बताओ कि भाई फिनाइल कीटोन्यूरिया टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है बच्चे वो एक्यूमुलेट होना लगेगा, जिससे कि बॉडी के अंदर एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होगा कि भाई केवल एक करेक्टर नहीं, मल्टीपल करेक्टर्स जो है बच्चे वो आपको रिप्रेजेंट होने लगेंगे। जैसे कि जो जीन आपको समझना है कि जो फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन कन्वर्ट कर रहा था, वो जीन मेटाबॉलिज्म में ऐसे काम करता है कि वो मेंटली आपको स्टेबल रखता है, आपके स्किन को ठीक रखता है, आपके हेयर्स को ठीक रखता है। लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो एक से ज्यादा जगहों पर आपकी बॉडी में इफेक्ट दिखने लगते हैं। एनसीईआरटी बताती है कि उस बंदे में जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है बाय बर्थ, है ना, हेयर्स फॉल होते हैं, स्किन जो है वो ठीक नहीं रहती, ऐसे करके उसने 3 कैरेक्टर आपको लिख के दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए जो बंदा मतलब काम नहीं कर रहा है ना, जीन जो काम नहीं कर रहा है वो एक से ज्यादा जगह पर अपना इफेक्ट डाल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब स्किन का पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, वो हेयर फॉल लगातार हो रहा है, बाय बर्थ है ये चीज, हेयर है नहीं या फॉल हो रहा है, और साथ ही साथ मेंटली क्या है, रिटार्डेड है। तो ये चीजें हैं बच्चे प्लियोट्रोपी को लेकर। एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया का दिया है, इसे केवल आपको रीड करना है अभी के लिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया का मेटाबॉलिक पाथवे कैसा चलता है, क्या होता है, ये मैं बातें आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सेक्स डिटरमिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा।